यह एक अंधेरी और सुनसान रात थी। रात के 2 बजे के करीब समय था। मुझे अब भी वो दिन याद है जब हम लखनऊ से निकले थे। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वो यादें धुंधली लगती हैं, एक ऐसे सपने की तरह जो जितना अधिक याद करो उतना ही डरावना होता जाता है। तब यह एक साधारण रोड ट्रिप लग रही थी, एक यात्रा जिसकी हमने महीनों से योजना बनाई थी। पिताजी ने आखिरकार काम से छुट्टी ली थी, माँ ने कई दिनों के खाने पीने का सामान बांध लिया था और मेरी छोटी बहन अनाया तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। हिमाचल हमारा इंतजार कर रहा था। वहां की ठंडी हवा, घुमावदार पहाड़ों की सड़कों का आकर्षण हमें बुला रहा था। हमें शहर की भागदौड़ को पीछे छोड़ देना था, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो पीछे छूटने से इनकार कर देती हैं। हम सूरज निकलने के ठीक बाद निकले। आसमान साफ था, सड़कें शांत थीं और शहर अभी नींद से जाग ही रहा था। पिताजी ड्राइविंग सीट पर थे, उनका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था। माँ उनके बगल में बैठी फोन पर नक्शा देख रही थी, हल्की आवाज में रास्ता बता रही थी। मैं पीछे की सीट पर बैठा था, अनाया के साथ। उसने अपने छोटे से रुई जैसे मुलायम खरगोश को कसकर पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे कोई धुन गुनगुना रही थी। शुरुआत में सफर एकदम सामान्य था। सड़कें अंतहीन सी लग रही थीं, लेकिन उनमें कुछ नया नहीं था। वही छोटे छोटे दुकानें जो अभी शटर खोल रही थीं, सुबह की सैर पर निकले लोग और सड़क के बीचों बीच अड़ी हुई कोई ना कोई गाय। लेकिन जैसे जैसे हम शहर की बाहों से दूर होते गए, एक अजीब सा एहसास दिल में घर करने लगा। ये एहसास हल्का था, इतना मामूली कि उसे नजरअंदाज करना आसान था, लेकिन सड़कें वो जरूरत से ज्यादा खाली लग रही थीं। लखनऊ कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमने ग्रामीण इलाकों की ओर बढ़ना शुरू किया, वो आम हलचल, दूसरी गाड़ियां, सड़क किनारे बैठे दुकानदार, लोगों की चहल पहल, सब धीमा पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर रहे थे जो हकीकत और भ्रम के बीच कहीं मौजूद थी। पहली अजीब घटना एक पेट्रोल पंप पर रुके समय हुई। वो एक साधारण सा पंप था, सड़क किनारे मौजूद सैकड़ों दूसरे पंपों की तरह। पिताजी बाहर निकले, पेमेंट करने लगे और मैं अपनी टांगें सीधी करने के लिए खिड़की से झांकने लगा। तभी मैंने उसे देखा, पंप की दीवार के सहारे खड़ा एक बूढ़ा आदमी। उसके कपड़े घिसे पिटे थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे जकड़ लिया। वो बिना पलक झपकाए सीधे मेरी तरफ देख रहा था। एक पल के लिए लगा कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस धीरे से अपना एक हाथ उठाया, हल्का सा कांपता हुआ, पीला और झुर्रियों से भरा। उसकी यह साधारण सी हरकत भी मुझे अजीब सिहरन से भर गई। मैंने झट से नजर हटा ली, अपने अंदर उपजे अजीब डर को बेवकूफी समझकर झटक दिया। जब दोबारा देखा, वो वहां नहीं था। मैंने इस बारे में अपने परिवार से कुछ नहीं कहा। दोपहर होते होते सूरज तेज चमकने लगा था, गर्मी हल्की हो चली थी और सफर एक बार फिर सामान्य लगने लगा। माँ ने खाने का सामान निकाला, सबको दिया और अनाया हिमाचल की जगहों के बारे में उत्साहित होकर बताने लगी। पिताजी भी अब थोड़ा सहज महसूस कर रहे थे। गाड़ी चलाते हुए पुराने बॉलीवुड गानों की धुन में हल्के हल्के सिर हिला रहे थे। कुछ देर के लिए सब कुछ ठीक लगने लगा था और तभी रेडियो बंद हो गया। एक तीखी सिसकारी जैसी आवाज आई, स्टैटिक नॉइज। पिताजी ने भौहें चढ़ाई, स्क्रीन पर उंगलियां थपथपाईं, लेकिन आवाज और अजीब हो गई, जैसे कोई शोर नहीं बल्कि कुछ और हो। स्टैटिक के नीचे कहीं बहुत हल्की, बहुत मंद एक आवाज थी, कोई फुसफुसाहट, कोई बोल रहा था। शब्द अस्पष्ट थे, ध्वनि विकृत थी, लेकिन फिर भी वो आवाज थी। सावधान, परछाइयों से। फिर उतनी ही तेजी से रेडियो पर वापस वही संगीत बजने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने अपने पिता की ओर देखा। उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे, उनकी उंगलियों की पोरें सफेद पड़ गई थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने भी नहीं। दोपहर तक हाईवे हमारे सामने एक अंतहीन काली सड़क की तरह फैला हुआ था। आसपास का नजारा बदल चुका था। खेतों की जगह अब सूखी वीरान जमीन थी। जो इक्के दुक्के इमारतें नजर आती वे खंडहर जैसी लगती। उनकी दीवारों का रंग धूप में फीका पड़ चुका था। अनिया सीट से टिककर सो गई थी। माँ अपने फोन में व्यस्त थी, बीच बीच में दिशा निर्देश देती हुई। मेरे पिता चुपचाप सड़क पर ध्यान लगाए हुए थे, उनका चेहरा सपाट, भावहीन। फिर अचानक उन्होंने कहा, तुमने देखा? मैंने सिर उठाया। क्या? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया।
उनकी आंखें रियर व्यू मिरर में झांक रही थीं, जैसे कुछ तलाश रही हूं। मैंने भी मुड़कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। कुछ नहीं, उन्होंने बुदबुदाया, लेकिन उनका हाथ अब भी सख्ती से स्टीयरिंग पर जमा था। मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि मैंने भी उसे देखा। एक आकृति सड़क के किनारे थोड़ा आगे खड़ी हुई, एक अकेला व्यक्ति जो गर्मी की लहरों में हल्का धुंधला दिख रहा था। जैसे जैसे हम नजदीक पहुंचे, उसकी शक्ल साफ होने लगी। एक आदमी मटमैले फीके कपड़ों में, वह एकदम स्थिर खड़ा था, असहज रूप से अकड़ा हुआ, पीठ हमारी तरफ। कुछ था उसमें, कुछ ऐसा जिसने मेरे पेट में ठंडक भर दी। हम आगे निकल गए, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा, वह गायब था। न वह चलता दिखा, न किसी ओर बढ़ता, बस गायब। अनिया ने करवट बदली और आंखें मली। क्या देख रहे हो? मैं झिझक गया। कुछ नहीं। पता नहीं क्यों मैंने झूठ कहा। कुछ घंटे बाद हम एक सड़क किनारे ढाबे पर रुके। जगह छोटी थी, लेकिन खाने की महक हवा में घुली हुई थी। गर्म चाय, तली हुई पराठों की खुशबू और कहीं दूर जलती लकड़ी का धुआं। हम बैठ ही रहे थे कि एक वेटर पास आया। मेरे पिता ने मेन्यू मांगा। उनकी आवाज सामान्य थी, लेकिन जैसे ही वह आदमी रोशनी में आया, मेरा दिल बैठ गया। वह मेरे पिता जैसा दिखता था, सिर्फ मिलता जुलता नहीं, बिल्कुल वैसा ही। वही कद, वही हल्की सफेदी उनकी कनपटी पर, वही जबड़े के पास छोटा सा तिल। मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन फिर मां का शरीर तन गया। वेटर की आंखें जरूरत से ज्यादा काली थीं, चेहरा खाली, बिना किसी भाव के। ऑर्डर देने के लिए तैयार हैं? उसकी आवाज सपाट थी। मेरे पिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर जैसे वह भ्रम टूटा, वह आदमी सामान्य लगने लगा, सिर्फ एक अनजान चेहरा जिसमें कुछ मामूली समानताएं थीं। पल बीत गया, हमने चुपचाप खाना खाया। जब हम लौटने लगे, मैंने पलटकर ढाबे की ओर देखा। वेटर अब भी वहीं खड़ा था, हमें घूरता हुआ, बिना कोई भाव, बिना कोई प्रतिक्रिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कुछ हमारा पीछा कर रहा था, कुछ ने हमें देख लिया था, और अब वह हमें छोड़ने वाला नहीं था। जैसे जैसे हम लखनऊ से आगे बढ़ते गए, माहौल और शांत होता गया। पीछे छूटता शहर, सुनसान सड़कें, कभी कभार दिखते छोटे गांव जहां जीवन ठहरा हुआ सा लगता। आसमान अब भी साफ था, लेकिन सूरज की परछाइयां कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही थीं। पिता अब भी ड्राइविंग पर ध्यान लगाए हुए थे, उनका जबड़ा कसा हुआ था। माँ माहौल हल्का करने के लिए धीरे धीरे पुराने गाने गुनगुना रही थी। अनया अपने खिलौने के कान सहलाती हुई खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। मैं समझना चाहता था कि यह सब सिर्फ संयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मा के अंदर मुझे पता था कुछ बहुत गड़बड़ था। दोपहर में 1 मील का पत्थर दिखा, कानपुर 40 किलोमीटर। मैंने राहत की सांस ली, कुछ तो सामान्य लगा। कानपुर जाना पहचाना था, सफर में एक पड़ाव। अगर हम जल्द वहां पहुंच जाएं तो चाय पी सकते थे, थोड़ा आराम कर सकते थे और इस अजीब सफर की घुटन तोड़ सकते थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। 20 मिनट बीत गए, फिर 30। फिर भी जब अगला मील का पत्थर दिखा, उस पर लिखा था कानपुर 38 किलोमीटर। मैंने भौंचक्का होकर कहा, हमने रास्ता तो नहीं भटक लिया? माँ ने फोन पर मैप देखा। नहीं, हम सही रास्ते पर हैं। अनिया ने झांक कर देखा, शायद साइन बोर्ड पुराने हैं। हो सकता है, लेकिन पिता के चेहरे पर भी वही उलझन दिखी। उन्होंने फ्यूल गेज पर नजर डाली, फिर घड़ी देखी। कुछ गड़बड़ थी, हमें अब तक और आगे बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन जैसे सूरज भी धीमा हो गया था, समय खींच रहा था। हमने इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन कार के अंदर हवा भारी हो गई थी, एक अजीब घुटन भरी चुप्पी। 1 घंटे बाद हम सड़क किनारे एक ढाबे पर रुके। पहली नजर में वह बिल्कुल सुनसान लगा। पुरानी दीवारें, छत से लटकती टूटी बिखरी बत्तियां, कुर्सियां इधर उधर ढेर लगी, जैसे यहां कोई बहुत समय से नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम रुके, एक आदमी छाया से बाहर निकला। उसके हाथ कपड़े से पोंछे जा रहे थे, उसकी चाल धीमी थी। अजीब, बहुत अजीब। मुझे कार से बाहर नहीं जाना था। पिता भी हिचकिचा रहे थे, लेकिन माँ ने बेपरवाही से दरवाजा खोल दिया। चलो चाय पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आनिया ने अंगड़ाई ली, जम्हाई लेते हुए बोली, और पकौड़े? जैसे ही हमने कार से कदम बाहर रखा, मैंने महसूस किया यहाँ कुछ अजीब था। हाईवे की आम आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट, दूर बजते हॉर्न, गाड़ियों की गूंज, सब गायब थी।
चारों ओर सिर्फ एक भारी दबी हुई खामोशी थी। वेटर हमें एक मेज तक ले गया और तभी मैंने उसका चेहरा देखा। वही आदमी जो पहले वाले ढाबे पर था, जो मेरे पिता की तरह दिखता था। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। यह असंभव था। हम पिछले ढाबे से 100 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। वह यहां कैसे हो सकता था? लेकिन वह वहीं खड़ा था। उसकी शक्ल, उसके नैन नक्श सब वहीं थे, जबड़े के पास वहीं तिल तक। बस उसके कपड़े जरा अलग थे और उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी, पहले से ज्यादा खाली। मैंने अपने पिता की ओर देखा। उन्होंने भी उसे देखा था। हमें यहां से निकलना चाहिए, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन मां ने परवाह नहीं की। वह पहले ही चाय की चुस्की ले चुकी थी। कम से कम कुछ पी तो लो, फिर चलते हैं, उन्होंने कहा। मेरे सामने चाय रखी गई। मैंने उसे छुआ भी नहीं। जब हम दोबारा सड़क पर निकले, मेरे पिता और मेरे बीच की खामोशी अब पहले से भी भारी थी। हम कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन हम दोनों एक ही सवाल सोच रहे थे। हमने कहीं गलत मोड़ लिया था या फिर कुछ हमारे रास्ते में आ गया था? दोपहर ढलते ही रास्ता बदलने लगा। जमीन अब सूखी और बंजर थी। इक्का दुक्का पेड़ बचे थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सड़क पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। यह हाईवे का एक पुराना हिस्सा था, जहां सड़क जगह जगह से टूटी हुई थी और जर्जर साइन बोर्ड हवा में झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम आधुनिक भारत से बाहर निकलकर किसी भूले बिसरे रास्ते में फंस गए थे। और तभी मैंने उसे फिर देखा। सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति, लेकिन यह पिछली बार वाला आदमी नहीं था। यह कुछ और था। एक साया, कोई चेहरा नहीं, कोई फीचर नहीं, बस एक धुंधली परछाई जैसी आकृति जो सड़क की लंबी होती छायाओं में मिल गई थी। वह सड़क पार करने के लिए नहीं खड़ी थी, वह हमारा इंतजार कर रही थी। और जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। गायब। कोई हलचल नहीं, कोई निशान नहीं। लेकिन इस बार डर कुछ ज्यादा ठंडा था। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे कहने की जरूरत नहीं थी। मेरे पिता के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। सूरज जैसे ही क्षितिज के पीछे छिपा, अजीब बेचैनी अब डर में बदल गई। सड़क अंधेरे में समा रही थी। हेडलाइट्स बस कुछ मीटर तक का ही रास्ता दिखा रही थी। उसे आगे बस अंधेरा। पेड़ अब घने होने लगे थे। उनकी शाखाएं ऐसे झुकी थीं जैसे वे हमें अपने अंदर समेटना चाहती हों। और फिर कार झटके से रुकी। टायर घसीटे जाने की आवाज आई। सीट बेल्ट ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मां घबरा गई। अनया चीख उठी। कुछ पल तक हम सब सन्नाटे में जमे रहे। इंजन अब भी धीमी आवाज में गुनगुना रहा था। बाहर खामोशी। फिर मेरे पिता की कांपती आवाज, तुमने देखा? मेरे गले में कुछ अटक गया। क्या? उन्होंने धीरे धीरे सिर घुमाया। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सड़क के बीच में कोई खड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क खाली थी, बस अंधेरा पसरा था। लेकिन जब मैंने दोबारा अपने पिता की ओर देखा, मैंने उनके चेहरे पर डर देखा। वह झूठ नहीं बोल रहे थे। वहां कोई खड़ा था और अब वह जा चुका था। इसके बाद हम तेजी से गाड़ी भगाने लगे, लेकिन महसूस हो रहा था सड़क कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही थी। और तब मुझे सुनाई दिया एक फुसफुसाहट, धीमी, लंबी, ऐसी भाषा में जिसे मैंने कभी नहीं सुना था। एक आवाज जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। अनया ने अपना खिलौना कसकर पकड़ लिया। मां अपने फोन में नेटवर्क ढूंढती रही। और मेरे पिता, उन्होंने एक बार भी सड़क से नजर नहीं हटाई, जैसे अगर उन्होंने इधर उधर देखा तो कोई और उन्हें देख लेगा। कार के अंदर की हवा भारी लगने लगी। कुछ था जो हमें सिर्फ देख नहीं रहा था, वह हमें किसी ओर ले जा रहा था, जहां हमें जाना नहीं चाहिए था। सड़क आगे बढ़ती गई, एक अनंत अंधकार में समाती हुई। हेडलाइट्स बस उतना ही रास्ता दिखा रही थीं जितना हमें चाहिए था, और उससे आगे बस एक काली अथाह गहराई। कोई कुछ नहीं बोला। अनन्या सीट पर सिकुड़ कर सो गई थी। उसकी आंखें बेचैनी से झपक रही थीं। मां बार बार अपना फोन देख रही थी। उनकी झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि स्क्रीन पर नेटवर्क के कोई संकेत नहीं थे। पिता ने स्टीयरिंग व्हील इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उनकी उंगलियों की पोरें सफेद हो गई थीं। और मैं सड़क के किनारे देख रहा था, इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वह फिर आएगा। रास्ते में कहीं कार के अंदर की हवा ठंडी होने लगी, लेकिन यह आम ठंड नहीं थी। वह हल्की ठंडक नहीं जो रात की हवा के साथ गाड़ी के वेंट से अंदर आती है। यह कुछ और था।
अचानक दम घोंट देने वाली ठंड, एक मौजूदगी मैंने उसे देखने से पहले ही महसूस कर लिया। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर हल्की झुरझुरी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई देख रहा हो। मेरी उंगलियां हल्के से कांपी। मैंने अपने बाजू रगड़े, उस अजीब एहसास को हटाने की कोशिश की। बाहर हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। अब बस इंजन की धीमी गूंज और हमारी घबराई हुई उथली सांसों की आवाज बची थी। और फिर रेडियो चरमराया, एक झटकेदार अस्वाभाविक स्टैटिक की आवाज जिसने घुप खामोशी को चीर दिया। माँ चौंक गई। उनका फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। अनन्या ने करवट ली, लेकिन नींद में ही रही। मैंने डैशबोर्ड की ओर देखा। पेट में अजीब सा मरोड़ उठा। रेडियो बंद था, लेकिन अब उसमें कुछ बज रहा था। कोई गाना नहीं, कोई स्टेशन नहीं, बस एक आवाज, हल्की, टूटी फूटी, स्टैटिक में डूबी हुई फुसफुसाहट। शुरुआत में शब्द समझ में नहीं आए। आवाजें खींची हुई थी, जैसे वे बहुत बहुत दूर से खींच कर लाई जा रही हूं। फिर एक पल के लिए वह साफ सुनाई दी, एक वाक्य इतना धीमा जैसे कोई मेरे कानों के पास आकर फुसफुसाया हो, मत रुको। और फिर स्टैटिक एकदम बंद हो गया। रेडियो चुप हो गया। ठंड और बढ़ गई और आगे उस सुनसान सड़क पर कुछ हिला। पहले बस एक हल्की झलक, दूर कहीं अंधेरे में एक परछाई हल्की सी हिली। फिर हेडलाइट्स ने उसे पकड़ लिया। एक औरत, वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जर्जर सफेद कपड़ों में लिपटी हुई। उसका सिर हल्का सा एक तरफ झुका हुआ। उसके घने उलझे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा के पूरी तरह ठहर जाने के बावजूद वे जरा भी नहीं हिले। उसके नंगे पैर ठंडी डामर पर टिके थे, उंगलियां हल्की सी अंदर मुड़ी हुई, जैसे वह वहां बहुत बहुत लंबे समय से खड़ी हो। वह हमारा इंतजार कर रही थी। पापा ने झटके से ब्रेक मारा। टायर घिसटने की आवाज आई। कार हल्की सी स्किड हुई, फिर रुक गई, महज कुछ मीटर दूर। एक पल के लिए हम सब जड़ हो गए। फिर मां के मुंह से एक धीमी चीख निकली, हे भगवान, हमें नहीं। पापा की आवाज तीखी थी, कांपती हुई, एक ऐसी घबराहट जो मैंने पहले कभी उनमें नहीं सुनी थी। डर, उसे मदद चाहिए, मां ने हड़बड़ाकर कहा। मैंने फिर से उस औरत को देखा। वह नहीं हिली थी, 1 इंच भी नहीं। उसका शरीर अजीब तरह से अकड़ा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य धागों से उसे पकड़कर खड़ा कर रखा हो। मुझे भीतर तक ठंडक महसूस हुई। कुछ था जो चीख रहा था अंदर, वह असली नहीं है। मेरे मुंह से शब्द खुद ब खुद निकल पड़े। मां ने चौंक कर मेरी ओर देखा। क्या? वह असली नहीं है? यह सिर्फ एक शक नहीं था, यह एक यकीन था। उसके आसपास की परछाइयां असामान्य रूप से लंबी थीं। रात का अंधेरा उसके इर्द गिर्द और भी गहरा हो रहा था। जितनी देर मैं उसे देखता रहा, मेरी छाती में घुटन बढ़ती गई। और फिर वह हिली, लेकिन इंसानों की तरह नहीं। कोई कदम नहीं, कोई हलचल नहीं। बस एक पल पहले वह दूर खड़ी थी और अगले ही पल वह करीब थी, बिना हिले। मेरी सांस हलक में अटक गई। पीछे से अनन्या की उनींदी आवाज आई, क्या हो रहा है? मैंने धीरे से कहा, आंखें बंद कर लो। पर क्यों? बस बंद कर लो। उसके छोटे हाथों ने उसकी नरम खरगोश वाली गुड़िया को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसने मेरी बात मान ली। सामने वह फिर हिली। अब वह हमारी कार के हुड से बस कुछ ही फीट दूर थी। और फिर उसने अपना सिर उठाया। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरी सांसें रुक गईं। उसके नैन नक्श अजीब तरह से खींचे हुए थे, जैसे इंसानी नहीं, बल्कि इंसान की नकल करने वाली किसी चीज के हों। त्वचा बहुत ज्यादा सफेद थी, इतनी चिकनी कि वह असली नहीं लग रही थी। उसके होंठ हल्के से खुले थे और अंदर छोटे छोटे बेहद नुकीले दांत। और उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 खाली गहरे स्याह गड्ढे, एक शून्य जहां आंखें होनी चाहिए थीं। फिर वह मुस्कुराई, धीरे धीरे, जैसे उसकी त्वचा खींच रही हो। और फिर उसने बोला। आवाज गलत थी, अस्वाभाविक, ऐसी आवाज जैसे कई अलग अलग लोग एक साथ बोल रहे हों, किसी गहरी सुनसान जगह से। मुझे साथ ले चलो। शब्द हवा में घुल गए, ठंडे और धारदार। पापा ने एक पल भी घुमाए बिना गाड़ी रिवर्स में डाल दी। टायर चीखते हुए घूमे। कार पीछे की तरफ झटके से बढ़ी। वह नहीं हिली, लेकिन उसका सिर एक तरफ झुका। और उसी पल मुझे समझ में आ गया, उसे हमें पकड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने हमें पहले ही चुन लिया था। मेरी त्वचा पर जमी हुई ठंड और गहरी हो गई। वह और ज्यादा मुस्कुराई, हद से ज्यादा।
इतनी कि उसका चेहरा इंसानी रूप की हदों को पार कर गया। और फिर हेडलाइट्स झपकी और वह गायब हो गई। सड़क फिर से खाली थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। पापा ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जैसे दूरी ही उसका सामना करने से बचने का एकमात्र तरीका हो। पीछे अनन्या ने नींद में हल्की सिसकी ली। उसकी उंगलियां अब भी उसकी गुड़िया पर जकड़ी हुई थीं। माँ एकदम सीधी बैठी थी, उनके होंठ अध खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। पापा के हाथ अब भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। साए गहरे लगने लगे, पेड़ ऊंचे, विकृत और दूर। वहां हेडलाइट्स की पहुंच से बस थोड़ा बाहर मैंने उसे फिर से हिलते देखा। कुछ ऐसा जो हमें तब से देख रहा था, और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ था। गाड़ी हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी। स्पीडोमीटर की सुई लगातार ऊपर चढ़ रही थी। पापा शायद ही कभी इतनी तेज गाड़ी चलाते थे, लेकिन आज रात उन्होंने ब्रेक नहीं लगाया। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कसकर जमी थीं। जबड़े इतने जोर से भींचे हुए थे कि मुझे लगा कहीं उनके दांत चटक न जाएं। कोई कुछ नहीं बोला। माँ चुपचाप बैठी थी, अपने हाथों को खुद में लपेटे हुए खाली निगाहों से विंडशील्ड को घूर रही थी। जब से वह औरत गायब हुई थी, उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था। शायद वह खुद को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमने जो देखा वह बस एक भ्रम था। पीछे की सीट पर अनन्या दुबकी पड़ी थी, आधी सोई आधी जागी हुई। उसकी छोटी छोटी उंगलियां उसकी खरगोश वाली गुड़िया को इतनी कसकर पकड़े हुए थीं कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। और मैं खिड़की के बाहर देखे जा रहा था। पेड़ तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान में किसी नुकीले पंजे की तरह उठी हुई थीं। वे यहाँ कुछ अलग लग रहे थे, ज्यादा पुराने, ज्यादा घने। उनकी टहनियां आपस में उलझी हुई, जैसे किसी को जकड़ने के लिए आगे बढ़ रही हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल और गहराता गया। कुछ गड़बड़ थी इस सड़क के साथ। मुझे एहसास हो रहा था हम घंटों से गाड़ी चला रहे थे। इतनी देर में हमें किसी कस्बे, किसी पेट्रोल पंप, किसी इंसानी आबादी के निशान देखने चाहिए थे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था। बस वही खाली सड़क, वही अनंत पेड़, वही घना अंधेरा जो चारों तरफ से हमें दबोच रहा था। मैंने डैशबोर्ड की घड़ी की तरफ देखा। 2:13 सुबह। मैंने भौहें से कोड़ी। ये सही नहीं हो सकता। मुझे याद है मैंने करीब 1 घंटे पहले भी समय देखा था, तब भी 2:13 सुबह था। घड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? मेरे पेट में अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने पापा के कंधे पर हाथ रखा। कुछ गड़बड़ है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा डैशबोर्ड की तरफ देखा। फ्यूल गेज भी वहीं अटका हुआ था। सुई जरा भी नहीं हिली थी, जैसे हम हिले ही नहीं, जैसे हम एक ही सड़क के टुकड़े पर फंसे हुए थे, बार बार उसी रास्ते को दोहराते हुए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पापा, इस बार मेरी आवाज धीमी थी। हम यहीं पहले भी थे। पापा की उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्की सी फड़की। मुझे पता है। और तभी 1 मील का पत्थर सड़क के किनारे आया। कानपुर 43 किलोमीटर। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। माँ ने भी देख लिया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उनकी आवाज कहां पर रही थी? हमने कानपुर घंटे पहले छोड़ दिया था। हमें अब तक पंजाब के पास होना चाहिए। लेकिन वो पत्थर तर्क से परे था। वो वहीं था, मजाक उड़ाने वाले अंदाज में स्थिर। पापा ने गियर बदला और एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी गरजते हुए और तेज दौड़ने लगी। 5 मिनट बाद 1 और मील का पत्थर। कानपुर 38 किलोमीटर। इस बार मेरी पूरी देह में ठंड दौड़ गई। ये असली नहीं था। ऐसे सड़कें काम नहीं करती। लेकिन फिर भी हम यहां थे, फंसे हुए। पहली बार उस रात पापा ने कार रोकी। टायर कंकड़ पत्थर पर रगड़े और गाड़ी सड़क के किनारे ठहर गई। भारी सन्नाटा। कोई हवा नहीं, कोई झींगुर की आवाज नहीं, कोई दूर से आती हाईवे की भनभनाहट नहीं, कुछ भी नहीं। पापा ने गहरी सांस छोड़ी, स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ा जैसे वही उन्हें इस सच्चाई से बांधे रखेगा। हमें सोचना होगा। माँ की आवाज डर से भारी थी। किस बारे में सोचें? सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। हम बस। वो चुप हो गई। उन्हें भी समझ में आ गया था, यह सामान्य नहीं था। कोई मोड़ होगा कहीं, मैंने कहा। शायद हम कोई कट मिस कर गए। नहीं, पापा बुदबुदाए। उन्होंने थकान से सिर स्टीयरिंग पर टिका दिया। उनकी सांसें गहरी हो गईं। फिर अचानक टिक टिक टिक। खिड़की पर कोई था। एक ठहराव भरी, जानबूझकर दी गई दस्तक।
माँ चीख पड़ी। मैं इतनी तेजी से मुड़ा कि मेरे गले में एक झटका सा लगा। दिल पसलियों से टकराने लगा। खिड़की ठंड से धुंधली पड़ गई थी, लेकिन उस धुंध के पार एक चेहरा मुझे घूर रहा था। बड़ी स्थिर, अंजपकती आंखें, एक आदमी, लेकिन वास्तव में आदमी नहीं। उसकी त्वचा बहुत ज्यादा चिकनी, बहुत ज्यादा परफेक्ट, जैसे किसी ने इंसानी चेहरे की एक नकली परत खींच दी हो, किसी ऐसी चीज के ऊपर जो समझ ही नहीं पा रही थी कि इंसान असल में दिखते कैसे हैं। उसके होंठ हल्के से खुले थे, लेकिन उसके दांत नहीं थे, बस पीली सफेद मांस की सीधी सपाट रेखाएं। और उसकी आंखें वो सही नहीं थी, बहुत गोल, बहुत खाली, बिल्कुल उसी औरत की तरह। मैं हिल नहीं सका, मैं सांस तक नहीं ले सका। उस आदमी ने अपना सिर एक तरफ झुका दिया, ठीक वैसे ही जैसे उस औरत ने झुकाया था। फिर धीरे से उसके होंठ हिले। मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन मैं समझ गया, तुम गलत रास्ते पर हो। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया, और फिर उसने मुस्कुराया, वही डरावनी खींची हुई मुस्कान। पापा ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, टायर चिल्लाए, गाड़ी आगे झटके से उछली, धूल और कंकड़ हवा में उड़ गए। लेकिन वह आदमी, वह नहीं हिला, बस खड़ा रहा हमें देखते हुए। वही अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर जमी हुई थी। और जैसे ही हम वहां से भागे, मुझे एक बात समझ आई। खिड़की अंदर से धुंधली नहीं थी, वो बाहर से धुंधली थी, जैसे किसी ने बाहर से उस पर सांस छोड़ी हो। कोई कुछ नहीं बोला। सड़क अब भी लंबी थी, अब भी अंधेरे से ढकी हुई, लेकिन कुछ बदल गया था। हम अब लूप में नहीं थे, हमने सही रास्ता ले लिया था, पर इसकी कीमत किसी ने हमें जाने दिया था। लेकिन अब कोई और हमारे पीछे था, कोई जो इंसान नहीं था। मैंने अब खिड़की से बाहर देखना छोड़ दिया था। मुझे डर था कि कहीं कुछ ऐसा न देख लूं जिसे मैं झेल न पाऊं। लेकिन रियर व्यू मिरर वो अलग था। यही जगह थी जहां से सब शुरू हुआ। एक झलक, सिर्फ एक पल के लिए, जैसे पानी में हल्की लहर उठे। मुझे लगा मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। जो हमने देखा उसके बाद दिमाग का भ्रम होना स्वाभाविक था, लेकिन फिर वो दोबारा हुआ। एक आकृति, न सड़क पर, न गाड़ी के बाहर, बल्कि अंदर, हमारे पीछे। मैंने हिम्मत कर पीछे देखा। अनन्या अब भी वैसी ही थी, उसकी धीमी स्थिर सांसें। उसके बगल की सीट खाली थी, लेकिन रियर व्यू मिरर में वहां कोई बैठा था। एक परछाई, एक काली आकृति, सिर्फ अंधकार। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन मुझे एहसास हो गया वो मुझे देख रहा था। मैंने झटके से सामने देखा, जैसे ऐसा करने से वो गायब हो जाएगा। पर रियर व्यू मिरर में वो अब भी वहीं था, बैठा हुआ, शांत, धैर्य से, इंतजार करता हुआ। और जैसे जैसे मैं उसे देखता रहा, गाड़ी के अंदर की हवा ठंडी होती गई। पापा, मेरी आवाज कांप गई। रियर व्यू मिरर मत देखना। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने देख लिया, उनके हाथ स्टीयरिंग पर कस चुके थे। और तब मुझे समझ आया, उन्होंने पहले ही देख लिया था। उनकी सांसें तेज थीं, भारी। ठंड के बावजूद उनके माथे पर पसीने की हल्की परत चमक रही थी। उनकी आंखें सड़क पर थीं, लेकिन उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्हें पता था कि हमारे पीछे कोई था, और वो इतने डरे हुए थे कि उसका सामना तक नहीं कर पा रहे थे। गाड़ी और तेज हुई, लेकिन मिरर में जो था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहीं था, रुका हुआ, धैर्यवान, इंतजार करता हुआ। और फिर एक नई आवाज गाड़ी में गूंज उठी। एक फुसफुसाहट, कोई शब्द नहीं, बस एक धीमी ठहरी हुई सांस, बहुत धीमी, बहुत सही तरीके से ली गई, जैसे कोई इस पल को जी रहा हो। माँ कांप गई। तुम लोग ये सुन रहे हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। फिर वो फुसफुसाहट बंद हो गई। एक गहरी भारी खामोशी। और फिर अनन्या हिली, लेकिन वो वैसे नहीं हिली जैसे कोई नींद में हिलता है। उसका सिर थोड़ा झुका, और फिर एक अनजानी बेजान आवाज में उसने कहा, वो अब जाग चुका है। मेरा दिल मेरे गले में आ अटका, और रियर व्यू मिरर में वो परछाई हिली। गाड़ी का केबिन छोटा लगने लगा। हवा भारी थी, इतनी भारी कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर कोई वजन रख दिया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तेज, बहुत तेज। लेकिन सबसे बुरी बात, अनन्या अब सो नहीं रही थी। उसका सिर सीट से टिका था, उसकी आंखें बस हल्की सी खुली हुई थीं। लेकिन कुछ गलत था। उसकी सांसें बदल चुकी थीं, धीमी, बहुत धीमी, बिल्कुल नपी तुली।
एक छोटे बच्चे जैसी नहीं। और वो आवाज, वो अब जाग चुका है। ये अनन्या की आवाज नहीं थी, ये उसकी आवाज नहीं थी। माँ ने घबराकर सीट घुमाई। अनन्या, उनकी आवाज कांप गई। बेटा तुम ठीक हो? खामोशी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो दोबारा सो गई है। फिर उसके होंठ हल्के से ऊपर उठे, एक अजीब समझदार सी मुस्कान, और उसने धीरे से कहा, गाड़ी मत रोकना पापा। पापा ने गाड़ी नहीं रोकी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक्सीलेटर और तेज दबा दिया। उनकी आंखें सीधे सड़क पर टिकी थीं। अनन्या धीरे से उठी, लेकिन उसकी हरकतें सही नहीं लग रही थीं। जैसे कोई और उसे चला रहा हो, जैसे वो खुद अपने शरीर में पूरी तरह नहीं थी। मैंने आगे बढ़कर उसका कंधा छुआ। उसकी त्वचा बर्फ सी ठंडी थी। अनन्या, मैंने धीरे से कहा। उसने अपना सिर मेरी तरफ मोड़ा, बहुत बहुत धीरे, और पहली बार मैंने उसकी आंखें देखी। मेरा खून ठंडा पड़ गया। उसकी पुतलियां बहुत बड़ी थीं, इतनी बड़ी कि उसकी भूरी आंखों में सिर्फ एक पतली सी रिंग बची थी। बाकी सब बस काली गहरी अनंत खाली जगह। वो मुझे देख रही थी, लेकिन ये अनन्या नहीं थी, कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे पहचानता था। मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। अनन्या, तुम मुझे डरा रही हो। उसने पलकें झपकाई। फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, वो अचानक से अपनी सीट पर ढेर हो गई। उसका खिलौना उसके हाथ से गिर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सो नहीं रही, मैंने फुसफुसाया। माँ झटके से मुड़ी। क्या? वो बस नाटक कर रही है। कुछ उसके अंदर है। गाड़ी झटके से हिली। पापा ने अचानक स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी बेकाबू सी हो गई। माँ चीख पड़ी। मैंने डैशबोर्ड पकड़ लिया। गाड़ी जोर से एक तरफ झुकी और सड़क से उतरते उतरते बची, फिर किसी तरह संभल गई। पापा, ये क्या कर रहे हो? और तभी मैंने उसे देखा। सामने सड़क के बीचों बीच एक आकृति, लेकिन न वो औरत थी न वो आदमी। ये कुछ और था, कुछ ज्यादा ही बुरा। ये बहुत लंबा था, बहुत ज्यादा लंबा। उसके हाथ पैर अन्य आत्मिक रूप से पतले और खींचे हुए थे। उसकी उंगलियां अजीब सी थीं, टेढ़ी, गलत दिशा में मुड़ी हुई। और उसका चेहरा, उसके पास चेहरा ही नहीं था। जहां चेहरे होने चाहिए थे, वहां बस चिकनी सफेद त्वचा थी। न कोई आंखें, न कोई मुंह, न कोई नाक, बस एक खाली जगह। और फिर भी मुझे महसूस हुआ कि वो हमें देख रहा था। उसका सिर हल्का सा झुका और फिर वो आगे बढ़ा। पापा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने एक्सीलेटर जोर से दबाया। टायर चीख उठे। गाड़ी सड़क पर दहाड़ते हुए आगे बढ़ी। मैंने खुद को संभाला। दिल जोरों से धड़क रहा था। आंखें उस चीज पर जमी थीं, लेकिन वो हिला तक नहीं। न कोई हलचल, न कोई डर, बस खड़ा रहा। और फिर आखिरी पल में वो गायब हो गया, ऐसे जैसे कभी था ही नहीं। गाड़ी उसी जगह से निकल गई जहां वो खड़ा था। कोई टक्कर नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ठंड, वो ठंड अभी भी बाकी थी। मैंने पापा की तरफ देखा। उनके हाथ कांप रहे थे। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। माँ जड़ होकर सड़क को घूर रही थी। उनके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। वो प्रार्थना कर रही थी। मैंने धीरे से अनन्या की तरफ देखा। वो बहुत शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। और फिर डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में मैंने उसे मुस्कुराते देखा। और तभी मुझे एहसास हुआ, जो भी सड़क पर खड़ा था वो गया नहीं था, वो बस अंदर आ गया था। गाड़ी के अंदर गहरा सन्नाटा था, लेकिन हवा भारी हो गई थी, दम घोंटने वाली। पापा के हाथ अब भी स्टीयरिंग व्हील पर कसकर जमे थे। उनके सफेद होते पोर इस बात के गवाह थे कि वो बेतहाशा डर चुके हैं। माँ, वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उनकी आंखें अनन्या पर टिकी थीं, क्योंकि हम सब जानते थे कुछ तो गड़बड़ थी। अनन्या अजीब तरह से बैठी थी। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था। उसके हाथ उसकी गोद में रखे थे, बहुत ज्यादा शांत। जो अनन्या मुझे पता थी, वो अब तक नींद में कुनमुना रही होती। घर जाना है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे नींद आ रही है। वो अपने खिलौने को कसकर पकड़ लेती। लेकिन ये चीज, ये मेरी बहन नहीं थी। 1 घंटा बीत चुका था, या शायद उससे भी ज्यादा। अब समय का अंदाजा नहीं हो रहा था। लेकिन अनन्या, वो अब तक नहीं हिली थी। न उसने कुछ कहा, न उसने एक बार भी पलकें झपकाई, एक बार भी नहीं। और फिर उसका सिर मेरी तरफ मुड़ा, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। मेरा पूरा शरीर तन गया। मेरी उंगलियां सीट के कपड़े में धंस गईं। और फिर एक आवाज आई,
अनन्या की। लेकिन वो अनन्या की आवाज नहीं थी। तुम बच नहीं पाओगे भैया। मेरा पेट मरोड़ खा गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। माँ की सांस अटक गई। उन्होंने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। पापा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सुना। उन्होंने बस आगे देखा, क्योंकि अगर उन्होंने सुना तो वो सच हो जाएगा। लेकिन अनन्या अब भी रुकी नहीं थी। उसने हल्की हंसी हंसी, एक धीमी ठंडी हंसी, जैसे वो किसी ऐसे रहस्य पर हंस रही हो जिसे सिर्फ वो जानती थी। और फिर उसी अजीब आवाज में उसने कहा, वो बस आने ही वाला है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं चिल्लाना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं उसे झकझोर दूं, लेकिन मुझे डर था, अगर मैंने उसे छुआ तो क्या होगा। अनन्या। माँ की आवाज टूटी हुई थी। बेटा, ये क्या कह रही हो। अनन्या ने धीरे से पलकें झपकाई, एक गुड़िया की तरह। फिर वो मुस्कुराई और एक सरसराती फुसफुसाहट में उसने कहा, चुप हो जाओ, उसे सवाल पसंद नहीं है। धड़ाम। गाड़ी का छत हिल उठा। पापा ने झटके से स्टीयरिंग घुमाया। टायर घिसटने की चीख सुनाई दी। गाड़ी जोर से हिली, जैसे कुछ भारी उस पर गिरा हो। ये क्या था, मैंने कांपते हुए पूछा। पापा ने कुछ नहीं कहा। धड़ाम। एक और झटका, जैसे कोई हमारी गाड़ी के ऊपर चल रहा हो। धीरे, भारी कदम, ऊपर, हमारे ठीक ऊपर। और फिर अनन्या फिर से हंसी, लेकिन इस बार वो हंसी उसकी नहीं थी, वो किसी और की थी। और फिर उसने कहा, वो आ गया। मैं ऊपर नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं देखना चाहता था कि वहां क्या है। लेकिन पापा, उन्होंने देखा। उन्होंने रियर व्यू मिरर में देखा, और उसी पल उनका पूरा शरीर जड़ हो गया। स्टीयरिंग व्हील पर उनकी उंगलियां कांप उठी। उनकी सांसें तेज और उखड़ी हुई हो गईं। पापा, मैंने फुसफुसाया। कोई जवाब नहीं। उनकी आंखें अब भी मिरर पर टिकी थीं, जैसे वो देख नहीं सकते थे और न ही नजरें हटा सकते थे। माँ ने उनका कंधा झकझोरा, मत देखो, मत देखो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और फिर पापा ने एक खाली खोई हुई आवाज में फुसफुसाया, कुछ है छत पर। गाड़ी फिर हिली, छत चरमराई, जैसे कुछ भारी वहां दबाव बना रहा हो। हम अब अकेले नहीं थे, कुछ हमारे साथ था, और वो इंसान नहीं था। गाड़ी फिर झटकी। एक गहरी गुर्राती आवाज आई, जैसे कोई छत को दबा रहा हो। पापा ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन स्पीड कम होती गई। गाड़ी रुक रही थी, क्योंकि अब उसे कोई और रोक रहा था। हम अब नहीं चल रहे थे, हम फंस चुके थे। और फिर अनन्या ने फिर से बोला, उसी अजीब डरावनी गुनगुनाती आवाज में। उसे नजरअंदाज किया जाना पसंद नहीं है। मैंने झटके से उसकी तरफ देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन अनन्या, वो अब भी मुस्कुरा रही थी। वो अब भी मुझे देख रही थी। मां सिसक पड़ी। अब वो तेजी से हिल रही थी, धीरे धीरे प्रार्थना करती हुई। लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं जानता था ऐसी चीजों पर प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। पापा की सांसें अटक गईं। उनकी उंगलियां हल्के से झटके खाने लगीं। उनके चेहरे पर कुछ बदला, कुछ भयावह। और फिर अचानक उन्होंने रियर व्यू मिरर की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा दिल जोर से उछला। पापा, नहीं। मैं झपट कर आगे बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मिरर को थोड़ा ऊपर झुका दिया, और उसी पल उन्होंने चीख मारी। लेकिन वो सिर्फ डर की चीख नहीं थी, वो कुछ और थी, कच्ची, टूटी हुई, एक पशु जैसी। जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो इंसानी दिमाग सहन नहीं कर सकता। उनका पूरा शरीर झटकों में आ गया। उनके हाथ बेतहाशा हिले, पैर ब्रेक पर जोर से पड़ा, टायर चीख उठे, गाड़ी जोरदार झटके से घिसटी। माँ रोने लगी। वो पापा को हिलाने लगी, उन्हें वापस लाने की कोशिश करने लगी। लेकिन पापा का चेहरा, वो बदल गया था। उनकी आंखें फटी हुई थीं, बिल्कुल स्थिर। उनका मुंह एक विकृत, आवाज रहित चीख में खुला हुआ। उनका पूरा शरीर इतना बुरी तरह कांप रहा था कि मुझे लगा उनकी हड्डियां चटक जाएंगी। और फिर मिरर में मैंने उसे देखा, जो पापा ने देखा था। वो इंसान नहीं था, वो कोई परछाई नहीं थी, वो कोई आत्मा नहीं थी, वो कुछ और था। एक बदलती हुई, झिलमिलाती आकृति, जैसे वो अपनी ही शक्ल बनाए रखने के लिए जूझ रही हो। उसका सिर हल्का सा झुका था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरे काले गड्ढे थे, इतने गहरे कि जैसे वो कहीं खत्म ही न होते हों। और फिर वो मुस्कुराया, लेकिन वो साधारण मुस्कान नहीं थी, वो इंसानी मुस्कान नहीं थी। उसका मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा खींच गया,
इतना कि उसकी त्वचा के किनारे चटक गए और उसके अंदर दांत थे, बहुत ज्यादा दांत। ऐसे दांत जो किसी इंसान के मुंह में नहीं आ सकते, ऐसे दांत जो किसी जीवित चीज के नहीं हो सकते। मैंने झटके से हाथ बढ़ाया और मिरर को उखाड़ दिया, पूरी ताकत से सारा शीशा तोड़कर अलग कर दिया। और जैसे ही वो मिरर टूटा, पापा बेहोश हो गए। उनका शरीर सहसा ढीला पड़ गया, उनकी सांसें टूटी फूटी तेज तेज चलने लगी। लेकिन गाड़ी अब चल रही थी। वो वजन जो छत पर था वो अब जा चुका था। हम फिर से चल रहे थे। गहरा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं हिला, बस टायरों की धीमी गूंजती हुई आवाज बची थी। और फिर पापा ने कांपती टूटी आवाज में फुसफुसाया, कभी कभी मिरर में मत देखना। रात अंतहीन लग रही थी। सड़क अंधेरे में कहीं गुम हो चुकी थी। कोई कुछ नहीं बोला, कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। सिर्फ टायरों की मध्यम गूंज थी, गाड़ी की एक रस चलती हुई आवाज और अनन्या की सांसें धीमी, संतुलित, जैसे वो इंतजार कर रही हो। मैंने अपनी नजरें सीधे सामने रखी, कहीं और देखने की हिम्मत नहीं थी। रियर व्यू मिरर टूट चुका था, विंडशील्ड से अलग होकर कहीं नीचे गिरा पड़ा था। मैं खुद को समझाने लगा कि शायद अब हम सुरक्षित हैं। शायद उस शीशे के टूटने से हमने उस चीज से कोई भी नाता तोड़ लिया था। पर मेरे भीतर एक अजीब सा डर कह रहा था, मामला इतना आसान नहीं था। मेरे पिता की सांसें उखड़ी हुई थीं, वो खोए हुए लग रहे थे, जैसे किसी ने उनके भीतर से सब कुछ निकाल लिया हो। उनका चेहरा पसीने से भीगा था, हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उन्होंने उस शीशे में कुछ देखा था, कुछ इतना गलत, इतना अजीब कि उसने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया था। और अब भले ही गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वो एक ऐसे इंसान की तरह लग रहे थे जिसे अब भाग निकलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैंने माँ की ओर देखा। वो धीमे धीमे प्रार्थना कर रही थी। उनके कांपते हाथों में वही छोटा सा चांदी का लॉकेट था जो मैं बचपन से उनके गले में देखता आया था। उनकी आंखें अनन्या से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि हम दोनों जानते थे छत पर मौजूद चीज भले ही जा चुकी हो, पर गाड़ी के भीतर मौजूद चीज अभी भी यही थी। अनन्या हिली, बस हल्का सा, लेकिन इतना कि मेरे पेट में एक अजीब सी मिचली उठ गई। उसने अपना सिर खिड़की से टिका लिया, बाहर गुजरते अंधेरे को देखती रही। उसका पुराना स्टफ्ड खरगोश गोद में पड़ा था। उसकी छोटी कपड़े की बाहें ढीली लटक रही थी। मैंने घुटकर निगल लिया। मैं पूछना नहीं चाहता था, जानना नहीं चाहता था, पर सवाल खुद ब खुद बाहर निकल आया, अनन्या? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कोशिश की, तुम ठीक हो? और फिर उसने मुस्कुराया, वैसी ही छोटी, हल्की और समझदार मुस्कान, और फुसफुसाकर बोली, हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में उतर गई। मैंने झटके से पिता की ओर देखा। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग पर और कस गईं। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो पहले से जानते थे कुछ तो गड़बड़ थी इस सड़क में। मैं आगे झुककर डैशबोर्ड की ओर देखने लगा। जीपीएस ऑन था, लेकिन स्क्रीन अजीब तरह से गड़बड़ा रही थी। मानचित्र बार बार बदल रहे थे। रास्ता अपने आप रीरूट हो रहा था। हमारी मंजिल तक की दूरी लगातार बदल रही थी। 200 किलोमीटर, फिर 90 किलोमीटर, फिर 400 किलोमीटर, और फिर सिग्नल गायब। स्क्रीन काली हो गई और सामने की सड़क कुछ सही नहीं लग रहा था। हम घंटों से सफर कर रहे थे। हमें अब तक किसी आबादी वाले इलाके में पहुंच जाना चाहिए था। कोई पेट्रोल पंप, कोई टोल बूथ, कोई एक भी जाना पहचाना निशान, पर सड़क बस आगे बढ़ती जा रही थी, खाली, अनंत। एक लंबा घुमावदार हाईवे जो कहीं पहुंचता ही नहीं लग रहा था। सड़क के दोनों ओर के पेड़ जरूरत से ज्यादा स्थिर थे। उनकी परछाइयां रात के आसमान में अस्वाभाविक लग रही थी, और रोड साइन, उनका कोई मतलब नहीं बन रहा था। शिमला 25 किलोमीटर, फिर कुछ ही मिनटों बाद शिमला 60 किलोमीटर, फिर शिमला 10 किलोमीटर। हम फंस चुके थे। माँ ने आखिरकार अपनी कंपाती आवाज में पूछा, हम कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता था। हमें अब तक जानी पहचानी सड़कों पर आ जाना चाहिए था, पर यह हाईवे कहीं भी नहीं जा रहा था। अनन्या हल्के से हंसी, एक धीमी मगर उपहास भरी हंसी, और फिर एक ऐसी आवाज में फुसफुसाई जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी, तुम जा नहीं सकते। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा पेट अजीब से डर से मरोड़ खाने लगा। उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा काली थीं, हल्की रोशनी में चमकती हुई।
उसकी उंगलियां सीट पर हल्के हल्के थाप दे रही थीं, जैसे कोई चुपचाप कोई खेल खेल रहा हो। और फिर उसने वो कहा जिसने मेरे खून को ठंडा कर दिया, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। मेरे पिता ने अचानक ब्रेक पर पैर पटक दिया। टायरों की तेज चीख गूंजी, गाड़ी बेकाबू होकर घिसटती चली गई और एक झटके से रुक गई। हम सब आगे की तरफ झुके और फिर शांत, सिर्फ हमारी उखड़ी हुई सांसों की आवाज। मेरे दिल की तेज धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। और तभी मैंने देखा कि उन्होंने गाड़ी क्यों रोकी थी। हमारे ठीक सामने सड़क खत्म हो चुकी थी। ना कोई मोड़, ना कोई कटाव, बस सड़क वहीं खत्म हो गई थी, जैसे उसके आगे कोई दुनिया ही नहीं थी। ना कोई खाई, ना कोई मैदान, ना कोई पेड़, बस एक अंतहीन शून्य, इतना गहरा, इतना स्याह कि ऐसा लग रहा था मानो वो हमें अपने अंदर समा लेगा। और उस अंधकार के किनारे पर वो खड़ा था, वही आकृति, वही असामान्य रूप से लंबा शरीर, फैले हुए अंग और वो खाली फीचरलेस चेहरा। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, हमारी ओर देखता हुआ, हमारा इंतजार करता हुआ। मेरा गला सूख गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, ये कोई सड़क नहीं थी, ये कोई हाईवे नहीं था, ये एक जाल था और हम इसमें सीधे फंस चुके थे। माँ की धीमी कांपती आवाज आई, हम असली दुनिया में नहीं हैं। अनन्या हंसी और फिर एक ऐसी आवाज में बोली जिसने मेरी नसों में बर्फ जमा दी, नहीं मम्मा, हम कभी थे ही नहीं। खामोशी फैल गई, गाढ़ी, दम घोंटने वाली। वो चीज सड़क के छोर पर खड़ी थी, लंबी और अजीब, जैसे वो अपने ही आकार को संभाल नहीं पा रही हो। उसके पास कोई आंखें नहीं थी, कोई चेहरे के नक्श नहीं थे, पर फिर भी मुझे उसका घूरना महसूस हो रहा था और मैं जानता था वो हमारे यहाँ पहुंचने का इंतजार कर रहा था, इस सड़क के अंत तक, जहां हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। पापा की सांसें बहुत तेज हो रही थीं, उनके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। हमें वापस जाना होगा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। माँ ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, हमें तुरंत पीछे मुड़ना होगा। उन्होंने घबराकर पीछे देखा और फिर उनके मुंह से एक टूटी भयावह चीख निकल गई, क्योंकि हमारे पीछे अब कोई सड़क नहीं थी। जिस रास्ते से हम आए थे वो कभी था ही नहीं। जिस हाईवे पर हम घंटों से सफर कर रहे थे वो अब कहीं नहीं था। पीछे सिर्फ वही अंतहीन अंधेरा था, सब कुछ निगलता हुआ। हमारी गाड़ी बस एक पतली सी सड़क पर खड़ी थी, एक ऐसे पुल पर जो कहीं नहीं जाता था। और जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, वो पुल मिटा दिया गया था। अब हम न धरती पर थे, न कहीं और। नहीं, पापा बुदबुदाए। उन्होंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, माथे से पसीना टपक रहा था। यहाँ एक सड़क थी, यहाँ एक सड़क थी। उनकी आवाज फट रही थी, घबराई हुई, पर अब कोई रास्ता नहीं था। जैसे अगर वो यह बात बार बार दोहराते रहें तो हकीकत झुक जाएगी और सड़क वापस आ जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने अनन्या की ओर देखा, वो अब भी शांति से बैठी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने धीरे से सिर को एक अजीब कोण पर झुका लिया। सावधान, नप्पी तुली हरकत, कुछ ऐसा जिसने मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ पैदा कर दी। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो तुम्हें सिर्फ एक ही रास्ता जाने देगा। उसने इशारा किया सामने, अंधकार की ओर, उसकी ओर, जो शून्य के किनारे खड़ा था, जो इंतजार कर रहा था। और फिर मेरे सीने में एक भारी गहरी ध्वनि गूंज उठी, ना गाड़ी की, ना हवा की, उसकी थी। एक आवाज जो वास्तव में कोई आवाज नहीं थी, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था, भाषा से परे था, मेरी हड्डियों तक घुसता हुआ, मेरे दिमाग पर दबाव डालता हुआ। और मुझे समझ आ गया, शब्दों में नहीं, सोच में भी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन डरावने एहसास की तरह। यह एक आदेश था, एक अविश्वसनीय अटूट संदेश। आगे बढ़ो। पापा की सांस अटक गई। माँ ने अपनी लॉकेट को जोर से पकड़ा, प्रार्थना बुदबुदाने लगी। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया, आधे मन में सोचते हुए कि मैं भाग सकता हूं। पर तभी अनन्या हंसी, धीमी, आनंदित। और फिर एक आवाज में जो उसकी अपनी नहीं थी, उसने फुसफुसाया, भैया तुम पहले ही उसके हो चुके हो। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। एक अनदेखी शक्ति ने उसे खींच लिया, हमें अंधेरे की ओर घसीटते हुए। टायरों की चीख गूंजी, पर गाड़ी अपनी मर्जी से नहीं चल रही थी। कोई चीज हमें खींच रही थी, बिना किसी रोक टोक के। पापा ने जोर से ब्रेक दबाया, कुछ नहीं,
स्टीयरिंग उनके हाथ में घूमता रहा, पर बेकार। हम फिसल रहे थे धीरे धीरे उस अंधकार की ओर। उसके पास मैंने चीख मारी, मां चीख पड़ी, और अनन्या वो बस हंसती रही और फिर उसी भयानक जानने वाली आवाज में फुसफुसाई, अब कोई रास्ता नहीं बचा। गाड़ी आगे खिसकती गई। ना टायर घूम रहे थे, ना इंजन चल रहा था। बस एक अनदेखी शक्ति हमें घसीट रही थी, जैसे एक मछली कांटे में फंस चुकी हो और अब उसे खींचा जा रहा हो। अंधकार और फैलने लगा और वो जो किनारे पर खड़ा था वो देख रहा था। उसका सिर हल्का सा झुका, जैसे हमारी घबराहट उसे भा रही हो। मैंने किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश की, डैशबोर्ड, सीट, दरवाजे का हैंडल। पापा कुछ करो। पापा ने फिर से ब्रेक दबाया। कुछ नहीं। उन्होंने चाबी घुमाई, गाड़ी को पूरी तरह बंद करने की कोशिश की। इंजन घड़घड़ाया और मर गया, पर हम फिर भी रुक नहीं रहे थे। हवा भारी हो गई, हमारे चारों ओर दबाव बढ़ने लगा। ना हवा का दबाव था, ना गुरुत्वाकर्षण का। कुछ और था, कुछ जो हमें और करीब चाहता था। और फिर मां ने एक आवाज निकाली, एक टूटी, दम घोंट देने वाली सिसकी। लेकिन वो अब सड़क की ओर नहीं देख रही थी, वो अनन्या की ओर देख रही थी, क्योंकि अनन्या बदल रही थी। उसका छोटा सा शरीर हल्के से कांपा, डर से नहीं बल्कि खुशी से, जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो और खुद को फैलाने की कोशिश कर रहा हो। गाड़ी के अंदर परछाइयां खींचने लगी। ऐसा लगा जैसे अदृश्य हाथ उन्हें आकार दे रहे हों। अनन्या की त्वचा कुछ अजीब थी। अंधेरे में कुछ हलचल थी, जैसे उसके भीतर कुछ छिपा हो, कुछ जो बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और उसकी आंखें, वो बहुत गहरी थीं, बहुत काली, बहुत खाली। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और वो फुसफुसाई, भैया मत लड़ो। मैं झपटा। मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता था। उसे हिलाना, उसे खींच लेना, उसे वापस लाना। पर जैसे ही मेरे हाथ उसके कंधों को छुए, एक भीषण ठंड ने मुझे जकड़ लिया। एक अस्वाभाविक ठंड, कुछ ऐसा जो इस दुनिया से नहीं था। अनन्या के होठों पर एक धीमी भयानक मुस्कान फैल गई और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और मेरा चेहरा छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरी त्वचा से टकराईं, मेरा दिमाग फट गया। जैसे कोई दरवाजा जो मैंने कभी देखा ही नहीं था जबरदस्ती खोल दिया गया हो, और अंदर एक बाढ़, ऐसी चीजें जो मेरी नहीं थी, ऐसी यादें जो इंसानी नहीं थी। मैंने देखा एक सड़क जो कभी खत्म नहीं होती, एक आदमी जो इसे हमेशा चलता रहता है, बदलता हुआ, मोड़ता हुआ, उन लोगों को निगलता हुआ जो इस अंधेरे में बहुत दूर भटक जाते हैं, एक भूख जो कभी खत्म नहीं होती। और फिर मैंने हमें देखा, मेरे परिवार को, फंसे हुए। अब लोग नहीं, सिर्फ प्रतिध्वनियां, हमेशा के लिए खोए हुए। मैंने खुद को उससे छुड़ा लिया। मैं हाँफ रहा था, टूटे हुए, बिखरे हुए शब्दों में। वो अनन्या नहीं है, वो हमारी अनन्या नहीं है। मां फूट फूट कर रोने लगी। पापा कांप रहे थे, पर इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, गाड़ी झटके से उछली और हम किनारे पर पहुंच चुके थे। अंधकार हमारे सामने फैला था, एक ऐसा शून्य जो इतना गहरा था कि उसका कोई वजन महसूस हो रहा था। मैं उसकी पकड़ को महसूस कर सकता था। वो मेरी चेतना पर खिंचाव डाल रहा था। सड़क के अंत में खड़ा वो प्राणी आगे बढ़ा, धीरे से, हमें आमंत्रित करते हुए। अनन्या की आवाज मेरे दिमाग के भीतर गूंज उठी, बस छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ मेरे भीतर टूटा, एक कच्ची जानवर जैसी वृत्ति, एक अस्वीकृति की चीख। मैं मुड़ा और अनन्या के कंधों को फिर से पकड़ लिया, लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। मैंने उसे पूरे जोर से गाड़ी के दरवाजे से धक्का दे दिया। उसका सिर जोर से खिड़की से टकराया। वो हांफी और पहली बार उसका चेहरा बदला, अचरज, गुस्सा, और उसके नीचे कुछ और, कुछ भयभीत। गाड़ी फिर झटके से हिली। एक चुनाव, एक आखिरी क्षण। अगर मैं कुछ ना करता, हम अंधकार में समा जाते, लेकिन अगर मैं लड़ता, अगर मैं इस चीज को तोड़ पाता, शायद, बस शायद, हमें एक मौका मिल सकता था। मैंने पापा की ओर देखा। स्टीयरिंग घुमाओ अभी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने हिलने की भी कोशिश नहीं की। वो बहुत दूर जा चुके थे। तो मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। मैंने खुद स्टीयरिंग पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से मोड़ दिया। टायर चीख उठे, गाड़ी घूमी, बल हमें सीटों पर पटकने जैसा था। अंधकार बस 1 इंच दूर रह गया और फिर हम गिर रहे थे, पर खालीपन में नहीं,
अंधेरे में नहीं, बल्कि किसी और चीज में। एक ऐसी जगह है जिसे मैं समझ नहीं पाया। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो अनन्या की आवाज थी। अब न तो चिढ़ाने वाली, न ही अमानवीय, बल्कि छोटी, डरी हुई। और वो फुसफुसाई, भैया तुमने क्या किया? दुनिया फिर से वजूद में आई। मैं हांफते हुए जागा, फेफड़े जल रहे थे जैसे मैं डूब रहा था। एक पल के लिए बस खामोशी, फिर दूर से हॉर्न की आवाज, इंजन की धीमी गुनगुनाहट, गर्म डामर की तीखी महक। मैंने तेजी से पलकें झपकाई। मेरी नजर धुंध से साफ होने लगी। हम एक हाईवे पर थे, एक आम भीड़ भाड़ वाला हाईवे। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी, हेडलाइट्स अब भी जल रही थी, और हमारे पीछे ना कोई शून्य था, ना कोई अंतहीन अंधकार, ना वो प्राणी जो किनारे पर खड़ा हमें देख रहा था। बस सड़क, एक ऐसी सड़क जो सच में कहीं जाती थी। माँ ने मेरे बगल में एक घुटी हुई सिसकी भरी। हम वापस आ गए। पापा स्टीयरिंग कसकर पकड़े हुए थे, बुरी तरह कांपते हुए। उनके हाथ सफेद पड़ चुके थे, उनकी सांसें टूटी हुई थीं। एक आदमी जिसने मौत को आंखों में देखा था। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने झटके से अनन्या की ओर देखा। वो अपनी सीट पर शांत बैठी थी। उसकी छोटी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल खामोश। एक भयानक पल के लिए मुझे लगा वो नहीं बची, लेकिन फिर उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। उसने तेज सांस भरी, जैसे किसी गहरे सपने से जाग रही हो। धीरे से उसकी आंखें खुली। मैंने अपनी सांस रोक ली, दुआ मांगते हुए, उम्मीद करते हुए। और जब उसकी नजर मुझसे मिली, वो सामान्य थी, गहरी भूरी। अब वो अजीब काली खाई नहीं, अब वो कुछ और नहीं। उसने झपकते हुए मुझे देखा, उलझन में, भैया। और पहली बार जो महसूस हुआ वो था राहत। मैंने एक टूटी हुई सिसकी छोड़ी। वो वापस आ गई थी, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में एक ठंडी सनसनी दौड़ी, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां मेरी रीढ़ पर रेंग रही हों। मैंने धीरे से सिर घुमाया और मेरा दिल थम गया। सड़क के किनारे हेडलाइट्स की हल्की रोशनी से बस जरा सा परे एक बोर्ड खड़ा था, जंग लगा, पुराना, जैसे सालों से वहीं पड़ा हो। और उस पर सिर्फ 2 शब्द, शिमला 10 किलोमीटर। ठीक वही बोर्ड जो हमने पहले देखा था, उस दुःस्वप्न में, जब सड़क ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू की थी, जब हम फंस गए थे। और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ हम बच गए थे, लेकिन हमने सच में छोड़ा नहीं था। साइन बोर्ड जंग लगा था, घिसा पिटा था, पर साफ था, शिमला 10 किलोमीटर, ठीक वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। एक ठंडा बीमार कर देने वाला एहसास मेरे पेट में ऐंठन बनकर उठने लगा। यह खत्म नहीं हुआ था। हम बच निकले थे, पर किसी तरह हम जा नहीं पाए थे। ड्राइव करो, माँ ने फुसफुसाया। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे घूर रहे थे, हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए। उनकी सांसें उथली थीं, चेहरा राख जैसा सफेद। पापा ड्राइव करो, मैंने चिल्लाया, पर उन्होंने हिलने तक की कोशिश नहीं की। उनकी आंखें हल्की सी कांपी रियर व्यू मिरर की ओर। मैंने भी मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरे खून को जमा दिया। कुछ था हमारे पीछे, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस एक परछाई, एक आकृति जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। वो हिली नहीं, वो बदली नहीं, वो बस इंतजार कर रही थी, देख रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, अगर कोई था भी, लेकिन मैं जानता था वो हमारे साथ आया था। हम उसे पीछे नहीं छोड़ पाए थे, क्योंकि ऐसी चीजों से आप नहीं बचते। वो आपको तब छोड़ती हैं जब वो चाहें, और वो अभी खत्म नहीं हुआ था। इंजन घर घर आया, इंजन दहाड़ उठा। पापा ने एक्सीलेटर पर पैर मारा, गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। टायरों की चीखती आवाज सड़क पर गूंज उठी। रियर व्यू मिरर में वो आकृति वहीं खड़ी रही, लेकिन जैसे जैसे हम तेज हुए, हवा में कुछ बदलने लगा। सड़क के किनारों पर अंधेरा और घना हो गया। हेडलाइट्स जैसे फीकी पड़ने लगी, उनकी रोशनी मुश्किल से रात को काट पा रही थी। और फिर आगे सड़क 2 भागों में बढ़ गई। एक हल्का सा बाएं मुड़ता हुआ, जहां दूर रोशनी थी, एक शहर, सभ्यता। दूसरा दाएं, एक घुमावदार मोड़ से गुजरता हुआ घने अंतहीन जंगलों की ओर। मुझे पता था इनमें से एक रास्ता असली था, और दूसरा एक जाल। चलावा हमारे साथ खेल रहा था, हमें एक चुनाव दे रहा था, एक परीक्षा। और अगर हम गलत रास्ता चुनते, हम कभी बाहर नहीं निकलते। अब क्या करें? माँ ने हाँफते हुए पूछा, अपना लॉकेट कसकर पकड़े हुए।
अनन्या चुप थी, बस सड़क की ओर घूर रही थी। और पापा, उनके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। वो सोच नहीं रहे थे, वो सिर्फ डर में बह रहे थे। और वो गलत रास्ता चुनने वाले थे। वो दाएं मुड़ने वाले थे, जंगल की तरफ। नहीं, मैंने चीखते हुए स्टीयरिंग पकड़ लिया। गाड़ी झटके से मुड़ी, टायर घिसटते हुए चीख उठे। एक पल के लिए मुझे लगा हम टकरा जाएंगे। फिर गाड़ी बाएं मुड़ी, शहर की रोशनी की ओर। पापा ने एक टूटी हुई सिसकी छोड़ी। उनका शरीर घबराहट से अकड़ गया था। और उसी क्षण हवा बदल गई। मेरे सीने पर बैठा भारीपन गायब हो गया। हेडलाइट्स फिर से तेज चमकने लगी। और जब मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा, वो परछाई गायब थी, बिना किसी आवाज, बिना किसी चेतावनी। बस गायब, या शायद उसने हमें जाने दिया। मैंने कांपते हुए सांस छोड़ी। मेरे हाथ अब भी थरथरा रहे थे। हमने बिना कुछ बोले लंबी दूरी तय की। और फिर रोशनी दिखी, इमारतें, गाड़ियां, एक असली शहर। कोई छलावा नहीं, कोई धोखा नहीं। हम बच गए थे। पापा ने सड़क किनारे एक छोटे से ढाबे के सामने गाड़ी रोकी और इंजन बंद कर दिया। पहली बार जब से ये दुस्वप्न शुरू हुआ था, हम लोगों के बीच थे, बातें करते हुए, हंसते हुए, अपनी जिंदगियों में व्यस्त, बिल्कुल अनजान कि उन अंधेरी सड़कों पर क्या छिपा था। हम सब कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर माँ ने एक टूटी हुई सिसकी छोड़ी, अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। अनन्या खुद में सिमट गई, बिना कुछ बोले। पापा बस सामने देखते रहे, खाली आंखों से। मैंने गला साफ किया, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। क्योंकि ऐसी चीजों से बाहर निकलने का मतलब यह नहीं होता कि आप वही इंसान रहते हैं और आप कभी सच में बच नहीं पाते। रात की हवा भारी थी, दम घोंटू। ढाबे की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और कार में गहरी चुप्पी पसरी थी। बीते हुए डर का बोझ अब भी हमारे सीने पर दबाव बना रहा था। मैंने अपनी नजरें सामने टिकाए रखी। पीछे नहीं देखना था, अंधेरे में झांकना नहीं था। हम बच गए थे, हम सुरक्षित थे। लेकिन फिर वह साइन बोर्ड फिर दिखा, शायमला, 10 किलोमीटर, ठीक वही बोर्ड। फिर से जिस डर को मैंने बड़ी मुश्किल से अपने भीतर दबा दिया था, वह एक झटके में फिर उमड़ पड़ा। नहीं नहीं, हम इसे पार कर चुके थे, हम इसे पीछे छोड़ आए थे। तो फिर यह यहां दोबारा कैसे? मैंने धीरे से अनया की तरफ देखा। उसकी सांस थम गई थी। उसने भी देख लिया था। मेरी माँ ने अपनी लॉकेट को और कसकर पकड़ लिया। और पापा वह सड़क को अपलक ताक रहे थे। उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर सफेद पड़ चुके थे, जैसे खून जम गया हो। मैं उसे महसूस कर सकता था। वह अनदेखी मौजूदगी, वह अदृश्य बोझ जो हमारी कार के चारों ओर लिपटा था, हमें जकड़ रहा था, हमें पीछे खींच रहा था। सड़क घूम रही थी, हम फंस चुके थे। लेकिन तभी एक आवाज, धीमी, निश्चय भरी, अनया। उसके होंठ मुश्किल से हिले, लेकिन उसकी बातें दम घोंटू सन्नाटे को चीर गईं। गाड़ी रोक दो। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? वह मेरी ओर नहीं देख रही थी, वह बस सामने घूर रही थी, विंडशील्ड के पार, उस सड़क के पार जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। पापा, अभी रोको। कुछ सेकंड तक पापा हिले भी नहीं। फिर धीरे धीरे उन्होंने ब्रेक दबा दिया। कार सड़क के किनारे आकर रुक गई। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ इंजन की हल्की गूंज और अंधेरे में दूर कहीं झींगुरों की आवाज। और फिर अनया, उसने सीट बेल्ट खोल दी और दरवाजा खोल दिया। अनया, ये क्या कर रही हो? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। दिल में घबराहट दौड़ गई। वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें बड़ी थीं, लेकिन साफ, न डरी हुई न वशीभूत, बस जानकार। हमें चलना होगा। मैंने अपना सिर झटक दिया। क्या? हमें कार से बाहर निकलना होगा। उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यही हमें रोके हुए है, ये कार, ये सड़क, ये सब इसका हिस्सा है। हमें इसे छोड़ना होगा। मैंने उसे घूरा, रोंगटे खड़े हो गए। ये बात बेतुकी थी, लेकिन कहीं गहरे कुछ जुड़ने लगा। चलावा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे भागकर बचा जा सके। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कार में बैठकर पीछे छोड़ा जा सके, क्योंकि यह सड़क ही इसका जाल थी। हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, हम कभी बढ़े ही नहीं थे। हम बस एक ही जगह पर भाग रहे थे। हमें इससे बाहर निकलना था। मैंने पापा की ओर देखा। उनके हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे, कांपते हुए। वह तर्क करने वाले इंसान थे, एक समझदार आदमी। लेकिन समझदारी ने हमें बचाया नहीं था। और अब उन्हें भी यह एहसास हो गया था। उन्होंने एक कांपती सांस ली, फिर बिना एक शब्द कहे इंजन बंद कर दिया। कार खामोश हो गई। फिर एक एक करके हम सब बाहर निकले।
बाहर की हवा ठंडी थी, बहुत ठंडी। सड़क दोनों ओर अंतहीन फैली हुई थी, एक शून्य, एक छलावा। मैंने मुड़कर आखिरी बार उस साइन बोर्ड को देखा और तभी मैंने उसे देखा। हवा में एक झिलमिलाहट, जैसे कोई पर्दा हो, जैसे कोई मृग मरीचिका, एक अदृश्य दीवार जिसमें हम फंसे हुए थे। और जब हमने सड़क छोड़कर उसके किनारे की ऊबड़ खाबड़ जमीन पर कदम रखा, हवा बदल गई, जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे कुछ हमें जाने दे रहा हो। और अचानक वह ठंडक चली गई। रात फिर से असली लगने लगी। सड़क बदल गई। अब कोई अंतहीन चक्र नहीं, अब कोई अस्वाभाविक खामोशी नहीं, सिर्फ एक सामान्य असली सड़क और दूर हल्की लेकिन साफ शहर की रोशनी। मैंने आनिया की तरफ देखा। उसने एक कांपती सांस छोड़ी। उसकी आंखों में राहत का सैलाब उमड़ आया। सब खत्म हो गया, वह फुसफुसाई। और पहली बार मैंने उसकी बात पर यकीन किया। हम वापस कार की ओर लौटे, एक पल के लिए रुके, फिर अंदर बैठ गए। पापा ने इंजन स्टार्ट किया, हेडलाइट्स जली और इस बार जब उन्होंने एक्सीलरेटर दबाया, कार आगे बढ़ी। सच में अब कोई चक्र नहीं, अब कोई साइन बोर्ड नहीं, अब अंधेरे में कोई फुसफुसाहट नहीं। हम उस श्रापित सड़क को पीछे छोड़ आए, हमेशा के लिए। कुछ दिन बाद हम घर पहुंचे। कोई अजीब घटना नहीं हुई, कोई परछाई हमारा पीछा नहीं कर रही थी, कोई अदृश्य हाथ हमें फिर से खींचने की कोशिश नहीं कर रहा था। हम आजाद थे। लेकिन उस रात के बारे में हमने फिर कभी बात नहीं की और हमने फिर कभी भी वह सड़क नहीं पकड़ी, क्योंकि कुछ रास्ते, कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती और हमें खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हम बचकर निकल आए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है।